हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। ओप्पो ने रिसेंटली अपना एक प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 12F लॉन्च किया है और आज की इस वीडियो में इसी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग के साथ साथ 4 से 5 स्पेशल डिपार्टमेंट हैं, उनकी बात करूंगा। एआई के फीचर्स ओप्पो इस रेनो 12 सीरीज़ को ओप्पो एआई के नाम से बहुत ज़्यादा मार्केट कर रहा है, तो एआई के कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस स्मार्टफोन में और कुछ हिडन फीचर्स हैं जो इससे पहले आपने ओप्पो के किसी और स्मार्टफोन में नहीं देखी होंगी, उनके बारे में भी इस वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आप इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं जो पिछला स्मार्टफोन था ओप्पो रेनो 11F, तो उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अगर इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। ओप्पो रेनो 11F के साथ कंपेरिजन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, या फिर अगर आपने ओप्पो रेनो 12 के बारे में जानना है जो इसी का हायर वेरिएंट है, उसके बारे में भी अलग से वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब अगर आपको इस तरह की डिटेल्ड वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले नंबर पे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मोबाइल फोन के बॉक्स में अच्छी चीज ये है कि अभी भी ओप्पो फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ अच्छी क्वालिटी का टीपीयू केस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको डिवाइस मिलती है, उसके अलावा सेमी इजेक्टर टूल प्रोवाइड किया गया है और चार्जर के साथ एक USB-C केबल है। मोबाइल फोन जैसे ही आप बॉक्स से निकालते हैं तो एक प्लास्टिक का स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑलरेडी डिस्प्ले पे अप्लाइड देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है काफी हद तक कंप्लीट है। सिर्फ ईयरफोन्स नहीं है, वो आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे। बाकी फास्ट चार्जर वगैरह सब कुछ आपको बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड किया गया है। स्पेशली जो साथ ओप्पो ने केस प्रोवाइड किया है, इस केस की क्वालिटी काफी अमेजिंग है, यानी कि काफी ग्रिपी भी फील होता है और बैक साइड पे ये जो स्ट्राइप्स हैं मोबाइल फोन को एक थोड़ा सा प्रीमियम फील देती हैं, यानी कि एटलीस्ट ओप्पो ने कवर पे थोड़ी सी एफर्ट की है। अब ये जो कलर आप यहाँ पे देख रहे हैं एम्बर ऑरेंज है और सीरियसली बताऊं तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर बन चुका है स्मार्टफोन्स में। जब से स्मार्टफोन को देखा है इसकी सारी खूबसूरती इसके डिजाइन में और कलर में है। एक और कलर भी आता है ओलिव ग्रीन टाइप का। अगर आप थोड़े सा सोबर और डार्क फिनिश की तरफ जाना चाहते हैं तो ओलिव ग्रीन ले सकते हैं, लेकिन सीरियसली अगर मेरी प्रेफरेंस की बात करते हैं तो ये वाला एम्बर ऑरेंज कलर इस स्मार्टफोन में काफी खूबसूरत लगता है। और स्पेशली बैक साइड पे जो कैमरा का डिजाइन ओप्पो ने इस स्मार्टफोन में लिया है, ये इसको अपनी प्राइस से काफी महंगा फील कराता है। तो यहीं से स्मार्टफोन के दूसरे डिपार्टमेंट डिजाइन और डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एक एमोलेड डिस्प्ले ओप्पो ने ओप्पो रेनो 12F में प्रोवाइड किया है। DCI-P3 की कोटिंग देखने को मिल जाती है। AGC DT Star 2 की प्रोटेक्शन ओप्पो ने इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पे प्रोवाइड की है। और फ्रेम की बात करते हैं तो प्लास्टिक का है, बैक साइड ग्लास्टिक स्टफ की प्रोवाइड की गई है। स्मार्टफोन के डिस्प्ले पे बेजल्स वगैरह बिल्कुल नहीं है और चिन भी बहुत छोटी सी देखने को मिलती है। तकरीबन 87% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है स्मार्टफोन पे। 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से अगर आप धूप वगैरह में भी ओप्पो रेनो 12F लेके जाते हैं तो मोबाइल फोन की स्क्रीन विजिबिलिटी में किसी किस्म का इशू आपको नहीं आएगा। उसके अलावा 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। मोबाइल फोन डे टू डे यूजेज में जब आप स्क्रॉल करते हैं, नेविगेट करते हैं तो काफी ज्यादा स्मूथ फील होता है, कहीं पे भी आपको लैग वगैरह नोटिस नहीं होते। और ओवरऑल डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है स्मार्टफोन को, चाहे आप इंडोर यूज करते हैं या आउटडोर यूज करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में यूज करते हैं, किसी किस्म का आपको मसला नहीं होने वाला। और इन हैंड फील इस स्मार्टफोन की काफी प्रीमियम है दो वजह से। एक तो ये वाला स्मार्टफोन तकरीबन 187 ग्राम के आसपास इसका वेट है, ज्यादा वेट नहीं है, काफी कंफर्टेबल रहता है। दूसरे नंबर पे जो इसकी बैक साइड है, ये जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि जो कैमरा का रिंग है इस स्मार्टफोन को एक महंगी फील देता है। 10 में से 2 से 3 लोग जरूर पूछते हैं कि भाई ये वाला कौन सा स्मार्टफोन है, और स्पेशली उसके रीजन इसका ये वाला कलर भी है। NFC की सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाती है। दूसरे नंबर पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है। जो पिछली बार ओप्पो रेनो 11F था उसमें सिंगल स्पीकर था, उसका सबसे बड़ा कौन था उसको यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप है, बहुत लाउड साउंड है, क्लियर साउंड है। बेस की थोड़ी सी कमी आपको लग सकती है, लेकिन ओवरऑल डिसेंट स्पीकर्स इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। IP रेटिंग IP64 स्मार्टफोन में है, तो डस्ट वगैरह से तो काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन है और हल्की फुल्की बारिश में भी लेके जाते हैं तो मोबाइल फोन को मसला नहीं आएगा। उसके अलावा जो पहली चीज़ मैंने नोटिस किया है, क्योंकि ओप्पो रेनो 11F भी मैंने यूज़ किया हुआ है, उसकी अनबॉक्सिंग और लॉन्ग टर्म रिव्यू मैंने आपको प्रोवाइड किया था, यहाँ पे लिख दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोज़ के लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। इस स्मार्टफोन के जो हैप्टिक्स हैं ओप्पो रेनो 11F से काफ़ी बेटर हैं, यानी कि जो वाइब्रेशन फीडबैक ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है, चाहे टाइपिंग में बात करें या फिर सिस्टम को इंटरेक्ट करते हुए नेविगेशन में, इसकी जो हैप्टिक मोटर है वो आपको
थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फील होती है। तो ये वाली इस स्मार्टफोन के डिजाइन एंड डिस्प्ले की कहानी थी। तीसरे नंबर पे बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो बॉक्स के अंदर 45 वाट का फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया गया है, जो इस स्मार्टफोन की 5000 mAh की बैटरी को तकरीबन 56-57 मिनट्स ले जाता है फुल चार्ज करने में। और अगर गर्मी है बहुत, मतलब आप टेम्परेचर पे चार्ज कर रहे हैं, दोपहर को चार्ज करते हैं जैसे आजकल गर्मियां हैं, तो 1 घंटा 5-10 मिनट का टाइम भी ले सकता है। लेकिन ज़्यादातर नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में इस स्मार्टफोन को ये वाला चार्जर 50 से 55-57 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। अगर बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो प्रोसेसर काफ़ी पावर एफिशिएंट है, जिसकी वजह से 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ करके 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ऑन रख के इस स्मार्टफोन से आप ले सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे सॉफ्टवेयर पे बात करने से पहले एक इसके आपको हिडन फीचर बताता हूं। ये मैंने पहले कहीं नेट पे नहीं देखा था इस स्मार्टफोन के बारे में। जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा था, सेटिंग्स चेंज कर रहा था, वहां पे मुझे नजर आया है, ओप्पो ने भी नहीं बताया था। अगर आप वॉलपेपर एंड स्टाइल में आते हैं तो नीचे ब्रीदिंग लाइट का ऑप्शन मिलता है, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो कैमरा का रिंग है यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लाइट की तरह काम करने वाली आपको रिंग मिल जाती है। और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। जब आप म्यूज़िक वगैरह प्ले करते हैं तो डिफरेंट लाइट इफेक्ट्स यूज़ करके ये म्यूज़िक के साथ सिंक हो जाती है। जब आप गेमिंग करते हैं वहाँ पे भी काम आ सकती है। और स्पेशली नोटिफिकेशंस जब आते हैं या कॉल्स आती हैं, मोबाइल फ़ोन उल्टा पड़ा हुआ है तो ये वाली लाइट आपको नोटिफाई करती है। ब्रीदिंग लाइट ओप्पो ने इसको कहा है। मुझे मतलब समझ नहीं आई कि ओप्पो ने इस फीचर को क्यों हाईलाइट नहीं किया और मुझे खुद से मतलब ढूंढना पड़ा है, लेकिन आपको मैंने बता दिया है। ये इसकी एक हिडन फीचर है जो इस स्मार्टफोन में मतलब मुझे अच्छा एक डिसेंट टच लगा है। हो सकता है कुछ लोगों के ये बिल्कुल काम ना आए, लेकिन मुझे पर्सनली ये वाला फीचर स्पेशली कैमरा सर्कल इस रिंग की वजह से मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। आउट ऑफ द बॉक्स ये वाला स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ ColorOS 14 के साथ आता है। और जैसे ही आप बॉक्स से निकालेंगे, मोबाइल फोन को सेटअप करेंगे, अपना ईमेल लगाएंगे, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स 1 से 2 देखने को मिल जाएंगी। उनको आपने उसी वक्त डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि AI के स्मार्टफोन्स हैं। ओप्पो के AI के फीचर्स इन स्मार्टफोन से ही ओप्पो ने स्टार्ट किए हैं। आपको AI के बहुत सारे फीचर्स उन अपडेट्स में देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप कोई पिक्चर क्लिक करते हैं, गैलरी में आते हैं, तो यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन में AI इमेज इरेजर का फीचर है और इसको जब आप ओपन करते हैं 2 से 3 ऑप्शन मजीद मिल जाते हैं। आप पीपल को रिमूव कर सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर पेंट करके उसको पिक्चर में से हटा सकते हैं। तो AI इमेज इरेजर का बहुत एडवांस AI टूल एक तो गैलरी के फोटो एडिटर में ओप्पो ने प्रोवाइड किया है। दूसरे नंबर पर जब आप अपडेट करेंगे तो एक एप्लीकेशन आ जाती है आपके पास AI स्टूडियो के नाम से। वहां पे आप ग्रुप की सेल्फी है या फिर अलग से फोटो है, आपका सिंगल है, इस एप्लीकेशन में आप पूरी तरह से फोटो एडिटिंग AI के टूल्स को यूज करते हुए कर सकते हैं। नेक्स्ट AI कटआउट का फीचर भी है, यानी कि अगर आप किसी पिक्चर में एक शख्स के ऊपर प्रेस किए रखते हैं तो बैकग्राउंड से वो सेपरेट हो जाता है इस तरह करके। और इस तरह आप चाहें तो PNG फाइल को कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला भी AI का फीचर Oppo Reno 12 में प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं Oppo के ColorOS में, इनके ऊपर मैं डिटेल में अलग से बात करना चाहूंगा जो मुझे भी पहली बार नजर आई हैं। तो आम जो कस्टमर्स होते हैं उनको फीचर्स का पता नहीं होता ColorOS में ओप्पो में कौन से फीचर प्रोवाइड किए गए हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो के बाद मैं ओप्पो की जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ColorOS की और स्पेशली Oppo Reno 12F की टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पे सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट और ऐसी हिडन चीजें आपको बताऊंगा जिसके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। अब सॉफ्टवेयर के साथ साथ परफॉर्मेंस इसकी देखते हैं तो MediaTek Dimensity 6300 का 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बेस्ड प्रोसेसर स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है। 2.4 गीगाहर्ट्ज के आसपास क्लॉक स्पीड है और इस प्रोसेसर को Mali G57 GPU के साथ पेयर किया गया है। 12GB 256GB वाला एक ही वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। पिछली बार Oppo Reno 11F 8GB 256GB वाला था। UFS 2.2 की स्टोरेज है। LPDDR4X रैम प्रोवाइड की गई है। और Oppo के ये जो Reno 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स हैं इनमें ओवरऑल आपको 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। 256GB NF स्टोरेज है। 12GB रैम जो है वो मेरे ख्याल में ओवरकिल है। 8GB रैम भी ज्यादातर लोगों के लिए 90-95% लोगों के लिए काफी रहती है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं और एप्स बैकग्राउंड में खुली छोड़ देते हैं तो बैकग्राउंड एप्स की मैनेजमेंट के लिए यानी कि ज्यादा एप्स रिफ्रेश नहीं होंगी, उस वजह से 12GB की रैम प्रोवाइड की गई है। अब MediaTek Dimensity 6300 डिसेंटली पावरफुल प्रोसेसर है, यानी कि आप सोशल मीडिया की एप्स यूज करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, नॉर्मल अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर UI को स्क्रॉल करने में ये वाला प्रोसेसर कहीं पे भी स्लो फील नहीं होता। UI में कहीं पे आपको जिटर देखने को नहीं मिलेंगे। फोटो एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं तो मोबाइल फोन फास्ट फील होता है, स्नैपी फील होता है। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग के लिए Genshin Impact को 90 FPS एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 120 FPS, तो जाहिर सी बात है ये वाला स्मार्टफोन उस
उस तरह से परफॉर्म नहीं करता, गेमिंग के लिए प्रॉपर नहीं है, लेकिन कैजुअल गेमिंग आप इस स्मार्टफोन पे अच्छी खासी कर सकते हैं। बाकी मैं गेमिंग वाला पर्सन नहीं हूं, मैं वीडियो एडिटिंग वाला पर्सन हूं, तो कैपकट पे मैंने वीडियोस वगैरह एडिट करके देखी हैं। स्मार्टफोन पे काफी फेयरली इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई हो जाते हैं और नॉर्मल ही टाइम लेता है, वीडियोस को एक्सपोर्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लेता। बाकी वैसे एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि आप में से कितने % लोग हैं जो गेमिंग करते हैं मोबाइल फोन में, मतलब बेसिकली गेमिंग को ही देखते हैं और बाकी चीजें मैटर नहीं करती। आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप गेमिंग करते हैं या फिर नहीं करते, और करते हैं तो कितनी देर के लिए गेमिंग करते हैं, यह आपने लाजमी से कमेंट्स में मेंशन करना है, क्योंकि परफॉर्मेंस के बारे में लोग काफी ज्यादा नीचे आए होते हैं कमेंट्स में। अगर मोबाइल फोन में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो सारे मोबाइल को ही फ्लॉप डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन ये वाला स्मार्टफोन कंग्रेचुलेशंस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद लास्ट डिपार्टमेंट आ जाता है कैमरास का। बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर के साथ 26 मिलीमीटर फोकल लेंथ वाला एक मेन लेंस प्रोवाइड किया गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, और सामने इस स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा Oppo Reno 12F ने प्रोवाइड किया है। फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम आप 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो फिर तो आपको मसला नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं 4K वीडियो का ऑप्शन नहीं है, ये आपने माइंड में रखना है। अब मुझे पता नहीं है कि ये इस मोबाइल फोन के कैमरा की लिमिटेशन है या फिर प्रोसेसर की लिमिटेशन है, MediaTek Dimensity 6300 की। हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ फीचर ऐड हो जाए, लेकिन आपने मोबाइल फोन को उसी बेसिस पे लेना होता है जिन चीज़ों के साथ वो वाला स्मार्टफोन लॉन्च होता है। 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपको लगता है आपके लिए एनफ है, ये वाला स्मार्टफोन 1080p पे अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर देता है। OIS नहीं है, जायरो EIS है, तो बेहतर है कि अगर आपने वीडियो के लिए यूज करना है तो जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह पे लगा के आप इसके कैमरा से वीडियोस वगैरह शूट कर सकते हैं। कैमरा की परफॉर्मेंस में डिसेंट बोलूंगा, स्किन टोन्स को अच्छे तरीके से कैप्चर कर लेता है, डायनेमिक रेंज को भी बैलेंस करने की ट्राई करता है। कहीं कहीं पे ओवर शार्पनिंग लग सकती है पिक्चर्स में, डिटेल्स को रिस्टोर करने के लिए कहीं कहीं पे ओवर शार्पन कर देता है, लेकिन ओवरऑल डिसेंट कैमरा क्वालिटी बैक साइड के 50 मेगापिक्सल और फ्रंट के 32 मेगापिक्सल से ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड कर देता है। 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो सॉफ्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, वहां पे इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं है। उसको अगर आप कैजुअली यूज करना चाहें लैंडस्केप्स वगैरह को कैप्चर करने के लिए तो कर सकते हैं। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा डिटेल्स अपनी रेजोल्यूशन के हिसाब से प्रोवाइड कर देता है। तो ये वाले इसके कैमरा की कहानी है। 4 से 5 डिपार्टमेंट्स जो इस स्मार्टफोन के मेन है वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। सॉफ्टवेयर की ट्रिक्स उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इस स्मार्टफोन की जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूं मुझे प्राइस का नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेड जो प्राइस है तकरीबन 85,000 से 90,000 90,000 पाकिस्तानी रुपीस के आसपास होने वाली है। बाकी स्मार्टफोन के बारे में अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है, किसी भी और चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं जो मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ, तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।